सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो हर उस सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है जिसने अभी अभी अपने सितंबर 25 के एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। और सितंबर 25 में भी अगर आपने ग्रुप 1 के लिए अटेम्प्ट किया जिसमें आपने ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट किया है तो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर यू। तो आपको पता है हर पेपर के बाद आईसीआई कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन निकालता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है सारे सीए स्टूडेंट्स को कि अगर आपको आईसीआई के एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी कोई भी ऑब्जर्वेशन है आप आईसीआई को लिख के भेज सकते हो। तो इसकी एक लास्ट डेट है, दैट इज 27 सितंबर, ठीक है। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ अबाउट द सीए फाइनल ऑडिट पेपर, अगर आपको ये चीज़ रेलिवेंट लगती है, ठीक है। इस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको लगता है आप भी इससे सहमत हो, ठीक है, तो मैं इसका जो डॉक्यूमेंट है आपको शेयर करूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। आप उस चैनल को जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसी डॉक्यूमेंट की जो भी वर्डिंग्स आपको रेलिवेंट लगती है आप मेल डाल सकते हो टू आईसीएआई, ठीक है। आप आईसीआई को मेल डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ कैसे हमको इस चीज़ के साथ डील करना है, क्या करना है। मैं आपके साथ क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सारी बातें सुनते जाना, मज़ा आएगा। और अगर आपको चीज़ें थोड़ी रेलिवेंट लगे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, इससे क्या होगा बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो जाएगा। बिकॉज जितना हम ज़्यादा लोग मिलके पार्टिसिपेट करेंगे उतना ये बात आईसीआई तक पहुंचेगी और शायद कहीं ना कहीं मार्किंग करते वक्त, इवेल्युएट करते वक्त या ग्रेस मार्क्स देते वक्त वो इस चीज़ को कंसीडर करके चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है सर। अब सर गेम बड़ी सिंपल है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो भी हमें ऑब्जर्वेशन का डॉक्यूमेंट है ये किसको भेजना है, examfeedback@ici.in, इस मेल आईडी पे आप भेजोगे लेटेस्ट बाय 27 सितंबर। तो अगर वीडियो आज और कल में देख रहे हो भैया, प्लीज़ ये मेल आईडी पे आप डाल सकते हो अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑब्जर्वेशंस की, मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए डॉक्यूमेंट बना दिया जिनको भी मेल पे भेजना है। क्या सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन अगर आपको लगता है आप मॉडिफाई करना चाहते हो कर देना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेल ड्राफ्ट करके आपको दे दिया। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस बता देता हूँ, डिस्क्रिपेंसीज बता देता हूँ जहां मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में डिस्क्रिपेंसीज हैं। बिकॉज देखो आपको भी समझ आएगा कि क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है एमसीक्यू का, यहाँ पे मैंने एक सेट उठाया UVW1, यहाँ पे सेट मेंशन करना जरूरी है। अगर आपका सेट डिफरेंट है एमसीक्यू का तो उस सेट के हिसाब से जो भी आपका ये क्वेश्चन बनता है वो आप मेंशन करके चलोगे। अब सर UVW1 का क्वेश्चन नंबर 3 किसके बारे में था, लेट्स सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, ठीक है। मैं आपको ये बातें थोड़ा डिटेल में इसके इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि मान लो आईसीआई की तरफ से आपको कोई कॉल आता है, ठीक है, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या डिस्क्रिपेंसी, क्या इशू, तो वो आप अपनी बात एकदम अच्छे से उनके सामने रख पाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है CAX इज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ दिस कंपनी सिंस द लास्ट 5 years. He is familiar with the working of the company and they have approached CAX to perform various other assignment. तो पहले तो इन्होंने बोला कि एक लड़का है CX करके, वो एंगेजमेंट पार्टनर है और उसको बाकी भी असाइनमेंट ऑफर हुए हैं। Which assignment of the following can be accepted by CAX as per the recent decisions of ethical standard board? तो अब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो डिसीजंस वगैरह होते हैं हम सबको पता है किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं सर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब सर इसमें कुछ कुछ ऑप्शन इन्होंने दे दिए, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कस्टमर, कंपाइल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिप्रेजेंट द कंपनी एज अ ट्रेडमार्क अटॉर्नी, टू एक्ट एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहाँ मेंशन है कि ये जो एंगेजमेंट है ये कौन सी टाइप की एंगेजमेंट है। हम सीए फाइनल लेवल पे दो तरह की एंगेजमेंट्स पढ़ते हैं, एक होती है अश्योरेंस, एक होती है नॉन अश्योरेंस, ठीक है सर। अश्योरेंस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, एक होता है ऑडिट, एक होता है रिव्यू, एक होती है अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यहाँ पे कैसे मेरे को पता चलेगा कि ये ऑडिट की बात कर रहा है। देखो मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने पढ़ाई कर रखी है, तो मैं एक अजम्पशन ले सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो रही होगी। और अगर ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल नहीं कर सकता। अगर मैं एक सीए इन प्रैक्टिस हूं, क्योंकि मैं एक एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मैं सीए हूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग सी हूं, तो मैं ट्रेडमार्क अटॉर्नी भी नहीं बन सकता। अब अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो मैं उसकी जॉइंट वेंचर कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये बात सही है। अगर मैं मान लूं ये ऑडिट एंगेजमेंट है तो मैं BCD नहीं कर सकता। बट यस, अगर उस कंपनी का, उस एंटिटी का कोई फॉरेन कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, वहां मैं उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन में एक वाइटल इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली वी कैन गिव एन ऑब्जर्वेशन टू आईसीआई that this question does not mention the type of engagement that is done by CAX। या देखो आप भी ये बात मानोगे, हमसे छोटी छोटी कोई भी सिली मिस्टेक भी हो जाती है ना, ये लोग नंबर काट लेते हैं। तो जब आपके पास मौका मिल रहा है ना कि अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़े हैं, कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है डेफिनेटली दिस थिंग्स शुड रीच टू आईसीआई। ये हमारा
कर्तव्य है और आईसीआई ने भी हमको ये पूरी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनको ये बताएं। तो रिस्पेक्टफुली हम ये लेटर ड्राफ्ट करके आईसीआई तक पहुंचाएंगे, ठीक है सर। तो दिस टाइप विच टाइप ऑफ एंगेजमेंट इज डन बाय सीएक्स, ये तो बताया ही नहीं कि अश्योरेंस है नॉन अश्योरेंस है। एंड दिस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन मेक्स इट एम्बिगुअस फॉर द स्टूडेंट। आप सीधा सीधा बोलो भाई हमारे लिए तो एम्बिगुअस हो गया, हमको समझ ही नहीं आया करना क्या है, ठीक है। वैसे ही 3 घंटे में दिमाग बहुत ज्यादा परेशान रहता है, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डील विद इट। एंड आप यहाँ पे मेंशन भी कर दो इफ द क्वेश्चन क्लियरली मेंशन, ठीक है, इट्स अ ऑडिट एंगेजमेंट, इट वुड बी पॉसिबल टू अटेम्प्ट द सेम, फिर हम शायद इसको अटेम्प्ट आराम से कर लेते। बात समझ में आई क्या? हमने क्लियरली अपना पॉइंट रख दिया एकदम रिस्पेक्टफुली, यस सर यही करना है। इसके बाद आ जाओ, एक और क्वेश्चन है बहुत ज्यादा प्यारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ क्या इशू है, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 9 का इशू भी आपको एकदम प्यार से बता देता हूं, ध्यान से समझना क्या है इशू। मैं आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी दूंगा इस पेपर का, नो नीड टू वरी अबाउट द सेम। जो भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं Jan 26 एंड ऑनवर्ड्स वाले, आई विल गिव यू अ प्रॉपर एनालिसिस कि पेपर कैसा था, कैसे अटेम्प्ट करना था और किस अप्रोच के साथ आपने आगे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द सेम। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चन के 2 पहलू हैं जहां पे हम आईसीआई को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लीकेज। आपको कहीं ना कहीं रेवेन्यू लीकेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, बाय द ऑडिटर्स ऑफ कोची ब्रांच ऑफ केएलएम बैंक लिमिटेड। तो बैंकिंग के केस में कुछ रेवेन्यू लीकेज के पॉइंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं जहां से आपको इन चीज कैलकुलेट करके चलनी है। आ जाओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहता है फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू लीकेज। तो सबसे पहला जो पॉइंट कहता है वो कहता है देवर सैंक्शन अ टर्म लोन ऑफ 5 करोड़ एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5%, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम जो इनका सिस्टम था उसने सिर्फ 8.5% लगाया। क्या मैं बोल दूं 1% की डिस्क्रिपेंसी है पूरे साल के लिए? हाँ सर। 5 करोड़ का 1% लेते तो 5 लैक्स का अमाउंट आ जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट देखो क्या कहता है, बैंक हैज सैंक्शन अ वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ 3 करोड़। बैंक का सर्कुलर कहता है प्रोसेसिंग फीस लगनी चाहिए 1% की, बट इन्होंने कितनी लगाई? आधे परसेंट की। तो अगेन डिस्क्रिपेंसी कितनी हो गई? आधे परसेंट की। तो अगेन अगर हम 3 करोड़ का आधा परसेंट लेते तो 1.5 लाख के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सीधे साधे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। अब थर्ड पॉइंट में कहता है हमने 4 करोड़ की लिमिट दी है कैश क्रेडिट की टू डीएफ लिमिटेड विद अ कंडीशन कि जो भी स्टॉक स्टेटमेंट है वो हमें मंथली चाहिए। इन्होंने 3 महीने के स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिए जिस वजह से पीनल इंटरेस्ट लगा 2% पर एनम एज पर द सैंक्शन टर्म। अब क्योंकि सर क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है डिस्क्रिपेंसी, तो यहाँ पे भी हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम भी मान लेंगे कि चलो ये भी डिस्क्रिपेंसी है। तो अगर मैं 4 करोड़ का, ठीक है, अगर मैं 4 करोड़ का 2% पर एनम लेता हूँ, ठीक है, और मुझे कितने महीने का लगाना है? 3 महीने का लगाना है। तो 4 करोड़ इंटू 2% डिवाइडेड बाय 12, तो ये मोटा माटी आपका 2 लाख रुपए आएगा, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 2 लाख रुपीज। 4 करोड़ का 2% इज अराउंड 8 लैक्स, 8 लैक्स का आपने 1/4 किया तो 2 लैक्स के अराउंड ये आ जाएगा, ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, इसी में हमारी 2 अजम्पशंस, मेरे हिसाब से 2 अजम्पशंस बन सकती हैं। अब आपको जैसा ठीक लगे उसके हिसाब से यू कैन सेंड द रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। An exporter GHI export availed a packing credit of 2 करोड़ रुपीज एट 6% पर एनम फॉर 3 months। 3 महीने के लिए उन्होंने ये चीज करी, बट जो रीपेमेंट है इट हैज बीन डन विद अ 1 month डिले, कहीं ना कहीं 1 महीने का डिले हुआ है। ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट इज overdue interest rate is 12% per annum. However, the overdue interest rate for the delayed period is not applied in CBS। मुझे एक बात बताओ, डिलेड पीरियड कितना है? 1 महीने का है, अमाउंट 2 करोड़ की है। तो अगर मैं 2 करोड़ पे 1 महीने के लिए 12% लगाऊं, सर आपने 12% क्यों लगाया यार? क्लियरली दे रखा है ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट। तो अगर ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट 12% है और साफ साफ इन्होंने लिखा ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट इज नॉट अप्लाइड, तो 12% इज नॉट अप्लाइड। तो अगर मैं 2 करोड़ का सीधा 1% भी कर लूं तो ये 2 लाख आ जाता है। अगर हम इस अजम्पशन के साथ चले तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 6.5 8.52, ये हो गई सर 10.5 लैक्स, ठीक है सर। अब पहले 3 केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले केस में एक ऑप्शन और हो सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा बोले कि सर जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है ना वो तो 6% है, बट ये जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है ना 12%, इसके अंदर ये 6% छुपा हुआ है, इसके अंदर ये कहीं ना कहीं 6% छुपा हुआ है। तो आप ऐसा मान लो 6% तो इन्होंने लगाया, जो बचा हुआ 6% था ना, एक्स्ट्रा 6% था, वो एक्स्ट्रा 6% नहीं लगाया। तो अगर आप यहाँ पे 12% की जगह 6% ले लोगे तो सर ये आ जाएगा फिर 1 लाख।
और यही 10.5 लाख की अमाउंट आपकी 9.5 लाख हो सकती है। इट कैन बी 9.5 लैक्स ऑल्सो, अगर आप मान लो 6% इज ऑलरेडी अप्लाइड एंड जो उसके ऊपर का बचा हुआ है 6%, दैट इज द एक्स्ट्रा ओवर ड्यू इंटरेस्ट दैट इज नॉट अप्लाइड, वैसी अगर आप एक अजम्पशन लेके चलते हो तो फिर ये 9.5 लैक्स बन जाएगा। यानी ऐसे केस में आप ऐसा कह सकते हो 10.5 और 9.5, डी और बी ये दोनों सही आंसर हो सकते हैं। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे क्लियरली आपके लिए कैलकुलेशन शो कर दी है, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 करके। और आप साथ ही साथ एक बात और आईसीआई को ये कह सकते हो, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि ये जो वर्किंग होती है ना रेवेन्यू लीकेज की, क्या ये हमारे स्टडी मटेरियल में कवर्ड है? अब आप ऐसा कह सकते हो सर ये तो बहुत नॉर्मल बात है, ये तो पता होनी चाहिए। यार देखो, पता होनी चाहिएगा ना, कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है? देर इज नो लिमिट टू पता होनी चाहिए या ये बेसिक चीज़ है। अगर हमारे पास एक स्टडी मटेरियल है, अगर हमारे पास आरटीपीज है, एमटीपीज है, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट वही टेस्ट करो ना। ये जो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू लीकेज वाला, नो डाउट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन है जहाँ पे रेवेन्यू लीकेज की थ्योरी पूछते हैं, बट उसकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसके क्या सर्कुलर है, हाउ द थिंग्स वर्क, दिस इज नॉट मेंशन इन अवर स्टडी मटेरियल। तो again, this is one thing that I think you should highlight in your representation to ICI, that working of revenue leakage is not covered in the study material issued by ICI. This is a out of course thing, and क्योंकि ये चीज़ थोड़ी out of course वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट को प्रॉपर मार्क्स मिलने चाहिए, प्रॉपर उसको इवेल्युएशन करते वक्त इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। एंड सर लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अगेन ये भी बैंक ऑडिट से रिलेटेड है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 4 का ए का पार्ट 2। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 पे ए पे पार्ट 2 पे आते हो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस सर, अगर आप ये 4 का ए का पार्ट 2 देखते हो तो 4A इज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग। नो डाउट रीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट इज कवर्ड इन द स्टडी मटेरियल, हमने भी अपने नोट्स में अच्छे से कवर कर रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसमें इन्होंने एक ऐसी चीज पूछी जिसका मुझे ऐसा लगता है स्टडी मटेरियल में कोई मेंशन है नहीं। ये कहता है गाइड सीएटी इन डिसाइडिंग द रेट टू बी अप्लाइड फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट व्हाइल फाइनलाइजिंग द मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस। तो इसके बारे में ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, द रेट ऑफ प्रोविजन फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ द बैंक इज 20%, बैंक का बोर्ड कहता है 20%। बट जो इनकी इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हैं, जो आरबीआई ने नॉर्म्स बना रखे हैं, आरबीआई के हिसाब से होना चाहिए 15%। ठीक है, तो बैंक का बोर्ड कह रहा है हम 20% प्रोविजन बनाना चाहते हैं, आरबीआई कहता है यार हमारे हिसाब से 15% बनेगा। ठीक है, अगेन हाउ टू डील विद दिस ट्रीटमेंट, अभी हम लॉजिक पे नहीं जाते कि प्रूडेंस के हिसाब से हम ज्यादा बना सकते हैं सर, ठीक है। और सी देयर कैन बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट, ऐसा हो सकता है बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखाना चाहता हो तो इसलिए वो ज्यादा बना रहा है, यहाँ पे गड़बड़ भी तो हो सकती है। So not going into the intricacies of the same, just going by the basics that whatever is covered in study material should be asked in exam. Now this is the out of course question, so the student should be awarded marks. मेरा तो बस ये मानना है। तो इस 2 नंबर के लिए भी भाई हम पीछे क्यों हटे, हमको ये बात आईसीआई को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। The question asks about the rate of provision that should be applied to the secured portion of substandard asset, and this type of concept is again not covered in the ICAI study material. तो ये 3 बेसिक बातें एकदम रिस्पेक्टफुली आप आईसीआई को रिप्रेजेंट करो, एंड आई एम श्योर जब आप सब लोग मिलकर आईसीआई को रिप्रेजेंट करोगे, डेफिनेटली दे विल लिसन टू इट एंड डेफिनेटली दे विल कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ देयर इवैल्यूएशन प्रोसेस। क्या फॉर्मेट है, एवरीथिंग आई हैव मेंशन क्लियरली हियर। अगेन आपको ये वर्ड डॉक्यूमेंट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है, ठीक है। लास्ट टाइम भी इन्होंने आई थिंक मई 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एमसीक्यूज वाला जो पार्ट था उसमें इन्होंने ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन पूछी थी। अब कोई बच्चा आके ऐसा बोल सकता है सर ये जो ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन इन्होंने पूछी है, ठीक है, उसके अंदर आई थिंक क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं था कि जो डेटर्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज हैं, ठीक है, उनको आपने कंसिडर नहीं करना फॉर कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर। ऐसा क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था। अब आप बोल सकते हो सर जब हम इंटर में उस तरह के क्वेश्चन करते थे ना तो सर हम उसको रिड्यूस करके चलते थे। तो अगर हम इस तरीके से जाए ना कि हमने इंटर में कोई चीज़ पढ़ी थी और वो चीज़ हमको फाइनल में याद रहनी चाहिए, फिर तो दोस्त आपके डायरेक्ट टैक्स के पेपर में हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी के क्वेश्चंस भी आने चाहिए, वो भी तो इंटर में पढ़े थे। सो देयर इज नो एंड टू इट।
सो तब ये बात हम इतना अच्छे से नहीं उठा पाए, बिकॉज आई थिंक आईसीए कोड हैव ऑल्सो सेड कि भाई ये तो जनरल चीज़ है, पता होनी चाहिए। बट मुझे लगता है अभी हमारे पास ये टाइम है, हमको चीज़ें रिप्रेजेंट करनी चाहिए, एंड डेफिनेटली आई थिंक वी शुड गेट रिवॉर्डेड फॉर द सेम। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, ताकि इससे बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी रिप्रेजेंटेशन कर सके एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को आईसीआई कंसिडर करे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच यूजफुल कॉन्टेंट। टेक केयर।